अभी क्या है कि हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव। इतना हमने पढ़ा हुआ है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see any opposite. Sound is a form of energy which causes the sensation of hearing. लाइट भी एक वेव के फॉर्म में चलती है और साउंड भी एक वेव के फॉर्म में चलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस नोट करिएगा। पहला, लाइट क्या होती है? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर? दिस इज मैकेनिकल वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड साउंड इज मैकेनिकल वेव। सेकंड, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ये आप बाकी क्लासेस में देख सकते हैं। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? थर्ड, इट इज नॉन इलास्टिक। इलास्टिसिटी नहीं होती है। साउंड की तो प्रॉपर्टी होती है, जब तक इलास्टिसिटी नहीं हो उस मीडियम में ट्रैवल ही नहीं करेगा। चौथा, इसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर। इसकी क्या होती है? वेवलेंथ स्मॉल होती है। इसकी क्या होती है? वेवलेंथ लार्ज होती है। तो डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव एंड द साउंड वेव, लाइट और साउंड वेव में क्या क्या डिफरेंस है? पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड इज मैकेनिकल वेव। Light is electromagnetic wave, sound is mechanical wave. Light is transverse wave, sound is longitudinal wave. Light is non-elastic, this is elastic. The speed of light wave is very fast. It is 3 × 10⁸ meter per second. The speed of sound wave is very less as comparison to the speed of light, and that is approximately 340 meter per second in air. लाइट वेव की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है और साउंड वेव की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। एक चीज और है, लास्ट में क्या है? देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नो मीडियम। किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि लाइट वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम आल्सो। वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। साउंड वेव के लिए रिक्वायर मीडियम। साउंड के ट्रेवल के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव और साउंड वेव तुरंत से रख लेना इसको दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड इज मैकेनिकल वेव। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट इज नॉन इलास्टिक, साउंड इज इलास्टिक। Speed of light is very fast, that is 3 × 10⁸ meter per second in air or in vacuum. Sound wave की speed 340 meter per second in air and is different in different medium. Wavelength of light wave is very small. Wavelength of sound wave is large as compared to light. Light wave require no medium to travel. It means it can travel in vacuum also. Sound wave require material medium for its propagation so that it cannot travel in vacuum. अब देखिए, रिफ्लेक्शन of sound wave। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब
लाइट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने। रिफ्लेक्शन का मतलब बहुत ही लेमन लैंग्वेज में यदि दिमाग में आप डाल दीजिए तो ये मान के चलिए कि लौट के आना, लौट के आना यानी कि हम यदि जा रहे हैं कहीं समय टक्कर हुई और वापस हम आ गए, एक हमने क्रिकेट बॉल या कोई भी बॉल या टेनिस बॉल लिया और उसको हाथ में लेके दीवार की तरफ मारते हैं तेज से, बॉल जाती है दीवार से टक्कर करती है और दीवार से टक्कर करने के बाद वो वापस लौट के आ रही है, जहां गई टक्कर हुआ वापस लौट के आ रही है। तो ये जो वापस आना होता है, किधर, जिधर से गई थी उधर उसी तरह से थोड़ा सा एंगल बना ले वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरफ गई थी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पे वो टक्कर हुई उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, तो उस सरफेस के जिधर से गई थी वापस उधर ही आ जाए तो उसको, यदि हमने सामने यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे बॉल लिया और इधर मारेंगे तो ये बॉल हमने इधर से फेंकी थी वापस इधर ही लौट के आ रही है, तो इधर से फेंका वापस इधर आ रही है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट में रिफ्लेक्शन का डीप कॉन्सेप्ट है पर साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होती है, like similar to light wave sound wave is also reflected, यानी कि मतलब ये हुआ कि लाइट में क्या होता है, लाइट में होता है कि लाइट वेव यदि यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से होने के बाद ये वापस अपने उसी मीडियम में लौट आती है, ये आपका इंसिडेंट रे या आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। ठीक है, साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होता है। साउंड में क्या होती है, यदि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है, कोई दीवार है और साउंड वेव इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ से टक्कर करने के बाद वापस पुराने मीडियम में ये लौटती है। क्लियर? अब होना क्या, लाइट में क्या होता है, लाइट में पॉलिश सरफेस होना चाहिए, पॉलिश सरफेस होता है, लाइट वेव जा रही है, पॉलिश सरफेस से टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद लाइट वेव वापस अपने पुराने मीडियम में लौट आती है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, किसी मीडियम में जा रही है, कोई हार्ड मीडियम, सॉफ्ट मीडियम, कुछ भी मिला, वहां पे साउंड टक्कर करता है और टक्कर करने के बाद वापस उसी मीडियम की तरफ लौटने लगता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। क्लियर? क्लियर? जैसे ये है, मान लीजिए ये है, आपने इसको ऐसे फेंका, ये जाएगा टक्कर करेगा वापस आएगा, जाएगा टक्कर करेगा वापस आएगा, ऐसा साउंड वेव हम यहाँ से बोल रहे हैं, आवाज हमारी इधर जा रही है, आवाज इधर जा रही है, जाने के बाद यहाँ से क्या हो गया, आवाज की टक्कर होगी और टक्कर होने के बाद वापस लौटने लगेगी आवाज इधर की तरफ, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, पॉलिश सरफेस या कुछ इस टाइप का क्या जरूरत पड़ती है, तो नहीं, साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के लिए तो सरफेस चाहे जो भी हो, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट ये है कि साइज ऑफ, देखिए यहाँ पे, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से, जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हमारी आवाज कहां जा रही, इधर जा रही, तो आवाज हमारी लौट के इधर इससे टक्कर होगी और इससे टक्कर होगी इधर आएगी, यानी कि हमारे लिए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड। क्लियर? यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के लिए साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ, यानी कि व्हाट इज द एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कोई पूछता है या ऐसे भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द आंसर इज फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड there is one condition and that is the size of reflecting object
शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड, यानी कि जिस सरफेस पे ये सरफेस है, यहाँ से साउंड जा रही है और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसकी जो साइज है वो इसकी वेवलेंथ से बड़ी होनी चाहिए। नहीं बड़ी, बहुत छोटा है, क्या बोलेंगे साउंड इधर से इधर निकल जाएगी। एक छोटी जगह है, मान लीजिए कि एक पाइप है, कोई भी पाइप है, पतला सा पाइप कहीं गड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे लाइट की पाइप होती है, लाइट लगती है जो चौराहे पे, और आपने बॉल फेंका उधर, बॉल फेंके, बॉल गई लाइट पाइप से यहाँ लगा, इधर चला गया, इधर कोने से लगा, इधर चला गया, इधर कोने से लगा, इधर चला गया, इधर चला जाता है, लेकिन पाइप वही थोड़ी सी मोटी है इस तरह के। अब आप बाल यदि फेंक रहे इधर, तो यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, इधर से जाएगा, इधर आएगा, इधर से जाएगा, इधर। तो वेवलेंथ यदि साइज छोटी है तो क्या होता है, साउंड जाता है, इधर से गया इधर निकल गया, इधर से गया इधर से निकल गया, कोने से इधर गया इधर से निकल गया। तो वेवलेंथ जो साउंड का है उससे उस ऑब्जेक्ट की जिससे साउंड जाके टक्कर कर रहा है, जिससे साउंड जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट की साइज, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहां से मानिए ये ऑब्जेक्ट है जिस साउंड को रिफर कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो साइज है, वो जो ये साउंड जा रही है, यदि साउंड वेव मानिए, इस साउंड वेव की वेवलेंथ से ये साइज बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन। क्लियर? अब साउंड के रिफ्लेक्शन से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको बोलते हैं इको। हिंदी में इको को बोलते हैं प्रतिध्वनि। ध्वनि का उल्टा समझिए, ध्वनि का रिवर्स समझिए, या ध्वनि कहीं से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज इको, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है अब ये समझिएगा। देखिए हुआ क्या, होता ये है कि कई बार हमने ये देखा है कि हम किसी गुंबदनुमा इमारत में जाते हैं, किसी मंदिर में गए, या किसी पुरानी हवेली टाइप की जगह जाए, या कई ऐसे सारे बिल्डिंग बनी होती है जो भी कंस्ट्रक्शन में है, और हम वहां पे जाके और इतने चिल्लाते हैं तो हमें अपनी आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। हमने बोला हेलो होता है, आएगा हेलो, बोला था हेलो 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 हेलो, ऐसा आता है। हमने बोला ओम, तो ओम 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 ऐसे आता है। मतलब कोई भी चीज जब हम बोलते हैं कोई भी चीज यदि हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हमको खुद की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही है। हम बोल तो ये रहे, जैसे रामायण या महाभारत के सीरियल में जैसे दिखाता था कि कोई भी बोल रहा है, वहां का कैरेक्टर, रामायण या महाभारत का कोई कैरेक्टर बोल रहा है, तो उसकी आवाज आकाश में गूंजती हुई दिखाई दे रही है। उसी तरीके से हमको फील होता है कि हम भी रामायण या महाभारत वाले कैरेक्टर के युग में तो नहीं है, हमारी भी आवाज गूंजने लगी, हमें भी रावण और मेघनाद वाली शक्ति आ गई, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब हम कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं तो हमने ये देखा कि हम एक बार बोल रहे हैं और आवाज हमें गूंज रही है, ऐसे लगता है कि कोई हमारी आवाज, हम बोल रहे हैं और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो हमारी आवाज में ही नकल कर रहे हैं, और हमको अपनी आवाज ही कई बार सुनाई देती है, ऐसा होता है। अब इसी चीज को बोलते हैं इको या प्रतिध्वनि। क्लियर? यदि किसी जगह पे बोलने से अपनी आवाज के अलावा या किसी भी साउंड के अलावा, ओरिजिनल साउंड के अलावा और कई सारे साउंड सुनाई दे, तो उसी को बोलते हैं इको। क्लियर? तो इको इज द साउंड, इको इज द साउंड, इको इज sound heard after original sound ceased। यानी कि ओरिजिनल साउंड के अलावा जो साउंड सुनाई दे रहा है उसको हम इको बोलते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि पहली चीज तो इको की डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन क्या होगा कि यदि हम कहीं बोल रहे हैं तो ओरिजिनल साउंड एक जो है जो हमारे मुंह से निकल रही है, जैसे हमने बोला हेलो,
तो हेलो हमने मुंह से बोला, एक तो हमारी ये ओरिजिनल साउंड है जो मुंह से निकल रही है। दूसरी साउंड बोला, हमने बोला हेलो तो आ रही है हेलो 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 हेलो। हमने बोला हाय तो आ रहा है हाय 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 हाय। तो एक तो साउंड होता जो मैंने बोला था, एक बार बोला था हेलो, एक बार बोला हाय, एक बार बोला बैठ जाओ, एक बार बोला। लेकिन इसके अलावा जो कई सारी साउंड ऐसे ऐसे हेलो 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 हाय हाय सुनाई दे रही है, तो ये सारी इको हुई। तो इको की डेफिनेशन हुई, इको इज द साउंड हियर्ड, वो साउंड जो हम सुनते हैं आफ्टर द ओरिजिनल साउंड सीज्ड। हमारे ओरिजिनल साउंड जो हमने बोला था, इसके खत्म होने के बाद, इसके समाप्त हो जाने के बाद जो दूसरी साउंड हमको सुनाई दे रही है उसको बोलते हैं इको। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे जिसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। और नोट ये करना है कि ओरिजिनल साउंड के साथ, ओरिजिनल साउंड के साथ जो साउंड वापस आती है वो इको नहीं। इको इज द साउंड ओनली हियर आफ्टर द ओरिजिनल साउंड सीज्ड। हमने यहां से बोला, अब इको सुनाई क्यों देती है ये भी समझ लीजिए। इको सुनाई इसलिए देती है कि हमने इको के पहले, जस्ट इसके पहले क्या पढ़ा, जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो होता क्या कि जैसे कि यहाँ पे वॉल है, ये दीवार है आपकी या ये छत है आपकी, अब यहां से आप बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज इधर जा रही है और कहीं से टक्कर होने के बाद आवाज वापस आ रही है। तो एक आवाज है जो जा रही है और एक या मल्टीपल है जो आवाज आपकी उधर से वापस आ रही है, दो साउंड। तो वही साउंड सुनाई देता आपको, यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जो हम साउंड बोल रहे हैं वो साउंड, और एक साउंड जो गई अब वहां पे टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद वापस हमारे पास आई, ये अलग अलग साउंड सुनाई देती है। तो ईको का रीजन क्या है? व्हाट इज द कार? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। क्लियर? अब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या बता रहे थे हम? यहाँ पे ये बता रहे थे कि क्या यदि रिफ्लेक्शन होता है, मतलब यदि हम कुछ बोलते हैं और वो आवाज कहीं से जाके वापस आती है तो उसको इको बोलते हैं। तो इको हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए केवल एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो मीडियम है जहां से साउंड को टक्कर होना है उससे साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो हम तो अपने घर में बैठे हैं ना, तो घर में तो दीवारें हैं चारों तरफ से ढकी हुई है, चारों तरफ से दीवारें बंद है। यदि चारों तरफ से दीवार बंद है इसका मतलब कि वेवलेंथ बड़ा है, मतलब साइज बड़ी है वेवलेंथ से। तो यहाँ पे भी हमको इको सुनाई देती है। हम दिन भर घर में अपने बात करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो दिन भर इको सुनाई देना चाहिए, घरों में हमारा कान फट जाना चाहिए, लगातार 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 साउंड सुनाई देता है। तो लेकिन ऐसा होता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कहाँ होता है? कहीं कहीं स्पेशल केसेस में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इको जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से तो सुनाई देता है, लेकिन हर एक केस में नहीं होता है। यही तो हुआ, इको जो है हर एक केस में नहीं होता है, किसी किसी केस में इको होता है, बाकी केस में नहीं होता है। तो अब हम ये बताएंगे कि किस केस में इको सुनाई देता है। ऐसा कौन सा केस है कि हमें सुनाई देता है? क्या है कि थोड़ा सा याद करेंगे, यदि जब पुराने जमाने की बात करेंगे तो ऐसा होता था कि टेलीविजन का एंटीना ऊपर लगा रहता था, तो टीवी साफ नहीं दिखाई देती थी, तो एक आदमी छत पे जाता था और एंटीना को घुमाता था, और एक केस ऐसी आती थी कि हाँ सब कहते थे हाँ साफ आ रहा है साफ आ रहा है साफ आ रहा है, बस वही रुक जाओ। यानी कि वेव तो चारों तरफ है, लेकिन एक ऐसी पोजीशन हमको मिल जाती थी जहां से हमको सब कुछ साफ दिखाई देने लगता था। तो ईको का मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का जाना और साउंड को वापस आ जाना। क्लियर? अब मैंने आपको फिर से ये बताया कि जो साउंड गई वो साउंड इको नहीं है, ध्यान रहे। जो साउंड हम बोल रहे हैं, जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये साउंड इको नहीं है। जो साउंड वापस आ रही है वो इको है। क्लियर? लेकिन वो भी कौन से साउंड इको होगी कि ये जो साउंड हमने प्रोड्यूस की थी, ये साउंड जब हम यहाँ से बोलते हैं और हमारे कानों में जाता है, जब ये साउंड खत्म हो गई इसके बाद जो दूसरी साउंड आ रही है वो इको है। क्लियर? रिपीट करते हैं। साउंड हमने यहाँ से प्रोड्यूस की, क्लियर? ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इंस्टेंटली निकल रही है, ये हम सुन रहे हैं, ये इको नहीं है। जब हम ये साउंड सुन रहे हैं उसी समय साउंड लौट के आ रही है, वो भी इको नहीं है। इको कौन से साउंड है?
हमने बोला, वो साउंड हमारे कानों तक गई, ये साउंड हमने सुनना बंद कर दिया, ये खत्म हो गई, इसके बाद जो साउंड आउट के आ रही है, जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, दैट साउंड इज कॉल्ड इको। क्लियर? ये इको का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हमने बताया कि इको स्पेशल केसेस में होता है। यदि हर केस में होता है तो हम कहीं भी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हमें लगातार अपनी आवाज गूंज रही होती है, कुछ भी बोलते लगातार गूंज रही होती है, घर छोड़ के भाग जाना पड़ता, लगातार गूंज रही होती है। इसका मतलब ये है, दिन भर टेलीविजन चलाते हैं, दिन भर आवाजें गूंजती रहती है। इसका मतलब ये है कि कुछ केस होते हैं, स्पेशल केसेस, कंडीशन होती है। तो व्हाट इज कंडीशन फॉर इको? कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, इको क्या किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन की वजह से। इको किस वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो रिफ्लेक्शन के लिए जो हमारी कंडीशन थी, क्या थी? कि साउंड के वेवलेंस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज बड़ा होना चाहिए, वो कंडीशन तो यहाँ पे रहेगी। यानी कि साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस is greater than wavelength of sound. क्लियर? पहली कंडीशन हूबहू नकल कर लेंगे। रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन थी, कि रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या थी? साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो इको की पहली कंडीशन वही हो जाएगी कि साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज should be greater than wavelength of sound। दूसरा क्या है? दूसरा है इंटेंसिटी साउंड की ज्यादा होनी चाहिए। साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। इंटेंसिटी यानी का मतलब तीव्रता ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि साउंड की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। एनर्जी ज्यादा की होनी चाहिए। अरे दीवार वहां पे है, हम बूंद यहां से रहे, आपने बॉल लिया, ये बॉल लिया हुआ, और आपको कि इसको मैं फेंक रहा हूं, और फेंकने के बाद वापस आ रही, और इसको ऐसे फेंकिए, अरे ये तो यही रह गई ना, ये तो बॉल आपने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, वो दीवार तक पहुंचेगी नहीं। जब बाहर वहां तक पहुंचेगी नहीं तो वापस लौट के कहां से आएगी? पहले तो ये होना चाहिए ना कि बॉल दीवार तक जाए, दीवार पे जाके टक्कर करे, और जब दीवार पे जाके हिट करे तब तो दीवार से वापस आएगी, तब तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? उसके लिए आपको चाहिए ये कि उसके लिए चाहिए आपको ये कि बॉल को तेज फेंके, इतनी एनर्जी हो उसके पास, इतनी स्पीड उसके पास कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंचे, वहां पर हिट करे और वापस आए। तो उसी तरीके से इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए साउंड की। क्लियर? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समझिए फिर से। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि हमने बताया कि मान लीजिए ये सरफेस है और यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड वेव यहां से चलती है, यहां से टक्कर करती है, यहां वापस आती है, यहां से चलती है, यहां से टक्कर करती है, वहां वापस आती है। क्लियर? अब हमने बताया कि दो साउंड है। पहली साउंड कौन सी है? जो यहां से प्रोड्यूस हो रही है और यही सुनाई दे रही है। दूसरी साउंड जो जाती है और रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तब सुनाई देती है। क्लियर? यानी कि फर्स्ट इज जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हम यहां से बोल रहे हैं तो ये जो साउंड निकल रही है, इस साउंड को कौन से साउंड बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल साउंड, एक असली साउंड है। और दूसरी साउंड कौन सी? जो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, दीवार तक गई और दीवार से टक्कर होने के बाद वापस आई। क्लियर? एक साउंड जो यहां से प्रोड्यूस हुई, दूसरी जो गई और गई, दीवार पे गई और दीवार से टक्कर करके वापस आ रही। दो साउंड है। क्लियर? अब हमने क्या बताया था आपको? इको कहते किसको है? इको कहते हैं इस साउंड को नहीं, इस साउंड, ये साउंड हम सुन रहे हैं और उसी के साथ ये साउंड आ रही, उसको भी नहीं। किसको कहते हैं? जब हमने जो साउंड प्रोड्यूस की वो कानों तक सुन रहे हैं, जब वो खत्म हो जाए, वो क्या हो, खत्म हो जाए, वो सीज कर जाए, उसके बाद जो साउंड आ रही है
उसके बाद जो साउंड दीवार से लड़के आ रही है वो साउंड जो सुनते हैं उसको इको बोलते हैं। क्लियर? तो अब जब भी कॉन्सेप्ट बता रहे तो हम समझते हैं एक ओरिजिनल साउंड, दूसरी रिफ्लेक्टिंग साउंड। तो तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आ रही है, जो इको वाली साउंड है, दोनों के बीच में 0.1 सेकंड का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। 0.1 सेकंड। Clear? It means the sound which is reflecting back from the reflecting surface and the first sound है तो ओरिजिनल साउंड के बीच का जो समय होना चाहिए वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। तो तीन कंडीशन है इको के लिए। कंडीशन फॉर इको एग्जाम में बहुत आते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज, ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो साइज है वो साउंड की वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए। The size of reflecting surface should be greater than the wavelength of the sound. Second है intensity of the sound should be high. Third is कि the time difference between the original sound ceased and the reflecting sound heard by the ear should be minimum 0.1 second. यानी कि साउंड जो यहां से गई और यहां से वापस लौट के आई वो कम से कम 0.1 सेकंड के बाद आनी चाहिए। यदि इसके पहले साउंड लौट के आ गई तब इको नहीं होगा। फिर से समझते हैं ना, जैसे कि खेल होता है एक आई स्पाइस बोलते हैं या आई स्पाई बोलते हैं। आई स्पाई में क्या होता है कि एक आदमी जाता है, बोला जाता है कि वो पेड़ छू के आना आपको, और जब वो पेड़ छू के आप आओगे तब तक सब लोग छू जाते हैं। तो वो पेड़ जाता है और छू के आता है, इतना उसका काम रहता है। उसके पहले नहीं वो गया और पता चला वो गया और थोड़ी देर में लौट के भागा है। तो जब थोड़ी देर में भाग आएगा तो अभी कोई छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि हमको पता है ना कि वो जा रहा है पेड़ को छूने, तो पेड़ कितनी दूर है और वापस आएगा तब तक हम अपने अपनी जगह ले लेंगे। लेकिन वो गया और तुरंत कहीं से भाग के वापस आ गया, तब तक हम छुप नहीं पाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये साउंड जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ये यहाँ पे ओरिजिनल है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ से यहाँ जा रही है। इस दीवार से टक्कर करना है, टक्कर करने के बाद वापस आना है। तो ये यहाँ से गई और यहाँ से वापस आई। इसका 0.1 सेकंड कम से कम होना चाहिए, इससे बड़ा हो सकता है, यानी कि 0.1 सेकंड से ज्यादा में आ जाए, 0.1 सेकंड से कम में ना आए। यही रीजन है, अब आपके सवाल का जवाब है कि हम दीवारों के घर में रहते हैं दिन भर और बोलते रहते हैं लेकिन हमें इको सुनाई नहीं देती, अपनी आवाज कभी सुनाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि दीवार ऊपर है, हमने यहाँ पे बोला, साउंड गई तुरंत आ गई, कई तुरंत आ गई, कम से कम 0.1 सेकंड के बाद आएगी, तब जाके हमको साउंड की प्रतिध्वनि सुनाई देगी, अदरवाइज नहीं देगी। क्लियर? अब एक चीज और है, दूसरा है कि यहाँ पे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए दीवार है, यहाँ पे दीवार गई हमको इको नहीं सुनाई दी, यहाँ पे गई साउंड इको नहीं सुनाई दी, यहाँ पे गई इको नहीं सुनाई, यहाँ पे गई इको सुनाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनिमम डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जहां से साउंड टक्कर करके यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लौट के वापस आ रही है। क्लियर? हम यहाँ पे हैं, हमने बोला कोई इको नहीं, फिर बोला कोई इको नहीं, फिर बोला कोई इको नहीं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमें इको सुनाई देगा, यानी कि हमने अपने आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इट प्रूव बाय दिस? इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हम बोल रहे हैं तो कोई कोई मिनिमम डिस्टेंस है। इसका मतलब यदि यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही, यहाँ पे सुनाई दे रही है, यहाँ पे सुनाई दे रही है, लेकिन जहां जैसे ही ला रहे हैं वैसा हमको इको सुनाई देना बंद हो जा रही है। इसका मतलब कि जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जहां पे जाके साउंड टक्कर कर रही है, उन दोनों के बीच में एक कंडीशन तुमने देख ली कि 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए दोनों साउंड के बीच में। दूसरी कंडीशन क्या कुछ ऐसा भी कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, उससे कम दूरी रहेगी तो नहीं सुनाई देगी। तो ये देखते हैं, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहां से साउंड निकल रही है और मान लीजिए ये सोर्स है, ये सोर्स है और ये आपकी दीवार है या कोई भी ऑब्स्टेकल है जहां से
रिजिड सरफेस है जहां साउंड लौट के आएगी। मान लीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो होता क्या है, साउंड जो यहाँ से Q से ये करते हुए यहाँ तक पहुंचे, और फिर यहाँ से क्या वो टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद वापस अपने रास्ते ये यहाँ तक पहुंचे, और जब ये साउंड यहाँ से जाके यहाँ तक पहुंच रही, और तभी तो हमको इको सुनाई देता है। साउंड यहाँ से गई टिक 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 टिक, और फिर वहां से आई टिक 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 टिक, तो यही तो साउंड हमको इको सुनाई देता है। क्लियर है? अब अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि इसके बीच का मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए। ये भी हमने पढ़ लिया कि मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड। अब देखिए, मान लिया कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, तो साउंड इधर से इधर गई और फिर से वापस आई, हम जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच का यानी कि यहां से साउंड यहाँ पे ओरिजिनल साउंड निकली, और ये ओरिजिनल साउंड यहाँ पे गई इस वॉल पे, इस ओरिजिनल साउंड ने टक्कर किया, और इस टक्कर करने के बाद ओरिजिनल साउंड कम बैक टू इट्स सोर्स। क्लियर? तो अब कितना हुआ, हम गए, पहली चीज की जा रहे हैं, और दूसरी चीज वहां पे टक्कर वो वापस आए, तो कितना डिस्टेंस चले, ये जाने वाला डिस्टेंस और फिर वापस आने वाला डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस हमें कितना बोला, d है ना, स्मॉल d मान लिया हमने, तो ये गया कितना, d, वापस कितना आया, d, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2d। क्लियर? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, साउंड यहाँ से जाएगी, यहाँ से टक्कर मारेगी। क्लियर? यदि इन दोनों के बीच का मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड हुआ तो हमको इको सुनाई देगा। यहाँ तक क्लियर? अब हमने कहा कि साउंड यहाँ से पहले जा रही है फिर वापस आ रही है। क्लियर? गई कितना d, वापस आई कितना d, तो दोनों डिस्टेंस मिला के कितना होगा, t प्लस d इक्वल टू 2d। यानी कि कितना साउंड ने ट्रेवल किया, डिस्टेंस 2d, कितने टाइम में ट्रेवल किया, 0.1 सेकेंड में। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v, समय बराबर दूरी बटे चाल। यही तो होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होता है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमने टाइम की जगह पे कितना लिख दिया, कितना होना चाहिए मिनिमम, 0.1, डिस्टेंस की जगह पे कितना लिखा, 2d, और वेलोसिटी हमने बताया एयर में, ये क्या एयर की बात कर रहे हैं, एयर में साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, 340। क्लियर? अब इसका कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d इंटू 1, 2d इंटू 1, 2d इंटू 1 कितना होगा, 2d, ये हो जाएगा 340 इंटू 0.1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2d इक्वल टू 34, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 17। यानी कि ये जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट और इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की, ये कितनी निकल के आई, 17 मीटर। 17 मीटर, 17 निकल के आई ना, हमने मीटर कहां से लगा दिया, अरे भाई क्योंकि साउंड की स्पीड हमने 340 मीटर पर सेकंड लिया हुआ है, तो जब वो 340 सेकंड लिया हुआ है तो ये हो जाएगा 17 मीटर। क्लियर? तो अब एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द reflecting object in air should be minimum 17 meter. क्लियर? यानी कि आपका अब ये है, इससे कई सारे फॉर्मूले निकलेंगे, आपको जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा हम कर सकते हैं। इसी के लिए हम वाटर के लिए भी कर सकते हैं, इसी को हमने एयर के लिए किया, इसको हम बाकी सरफेस के लिए भी कर सकते हैं। बस करना क्या है, जो हम स्पीड ले रहे हैं वो स्पीड अलग अलग माध्यम में साउंड की अलग अलग होती है, तो जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उसकी स्पीड को कंसीडर करें। क्लियर? हमने यदि एयर की बात की थी तो क्या किया था, एयर की बात की थी तो किया d गया d आया, टोटल 2d, टाइम कितना होना चाहिए मिनिमम 0.1 सेकेंड, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
टाइम की जगह पे लिख दिया हमने 0.1, डिस्टेंस कितना हुआ d प्लस d 2d, स्पीड कौन सी लेनी है हमको, साउंड की a हमें, तो ये हो गया 340, यानी कि हो गया आपका 2d इक्वल टू 340 इंटू 0.1, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा 34, 2d इक्वल 34, यानी कि d इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 17 मीटर। तो कंडीशन ये हुई कि साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की डिस्टेंस मिनिमम 17 मीटर होनी चाहिए, टाइम मिनिमम 0.1 सेकेंड होनी चाहिए। यदि आपको ये एयर के लिए निकला कि एयर के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यदि आपको वाटर के लिए निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में इस 340 जो हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लिया हुआ है, उसकी जगह पे आपको स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ले लेना है। किसी और मीडियम के लिए निकालना है तो हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि हमको ये t इक्वल टू डी अप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये तो है ही। तो t हमेशा हमारा क्या रहेगा 0.1, कंडीशन ही है। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा 2d, यानी कि ये आपका v बदलता रहेगा। यदि साउंड की बात करेगा तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ले लेंगे, यदि वाटर की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ले लेंगे। यदि कोई और मीडियम दिया हुआ है, मर्क्यूरियम दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, कोई दूसरा लिक्विड दिया हुआ है, तो वहां पे उसकी स्पीड रख के और फॉर्मूला से लगा के आप मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे कि दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन ऑफ इको होता है, सोनार के एग्जांपल आते हैं, बैट के एग्जांपल आते हैं, कई सारे एप्लीकेशन इको का क्या क्या यूज होता है उसको आप लोग पढ़िएगा बुक से, कोई दिक्कत है तो बात करते हैं।